सबसे पहले आज पाठशाला में क्या है, किसानों को समझाने वाले या भड़काने वाले गवर्नर साहब। जब सत्यपाल मलिक की सबसे कड़क क्लास लगी तो क्या हुआ वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक साहब बहुत कुछ बोल रहे थे, लगा उनको क्लास में बुलाना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत की, वो आपको इंटरव्यू देखना चाहिए। ये क्लास गवर्नर सत्यपाल मलिक कभी नहीं भूलेंगे, तो वो इंटरव्यू अभी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा भारत में कट्टर इस्लामिक कानून की वकालत क्यों हो रही है, इस पर भी क्लास लगेगी। मुस्लिम समाज के ठेकेदारों की आज क्लास लगेगी और आखिर में शूरवीरों को सलाम करने वाली राष्ट्रवाद की क्लास। लेकिन आज पाठशाला में सबसे पहली क्लास सत्यपाल मलिक की लगेगी। सत्यपाल मलिक कौन है? इस वक्त मेघालय के गवर्नर हैं, वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके हैं। ऐसे संवेदनशील राज्यों की उन्हें जिम्मेदारी दी जा चुकी है। लेकिन क्या सत्यपाल मलिक खुद अपने बयानों में जिम्मेदार हैं? पिछले 24 घंटे से उनकी एक स्पीच का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसान आंदोलनकारियों का समर्थन करते करते एक गवर्नर के पद पर बैठा व्यक्ति क्या बोल गया आपको सुनना चाहिए। जिसका मतलब यह निकलता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून वापस ना लेते और किसान आंदोलनकारियों की मांगे न मानते तो उनका वैसा ही हाल होता जैसा हाल कभी इंदिरा गांधी का हुआ था। मतलब आप गवर्नर के पद पर बैठकर प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़का रहे हो कि अगर नहीं वापस लेते तो वही होता जो इंदिरा के साथ हुआ था। आप लोगों में ये भर रहे हो, उनको याद दिला रहे हो कि तुमको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले आप सत्यपाल मलिक का ये वायरल वीडियो सुनिए, फिर उस क्लास में लेकर चलेंगे जिस क्लास में गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिस क्लास को वो कभी नहीं भूलेंगे। और जाते जाते मुझे ये भी बोलकर गए कि इसको कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा। सुनिए पहले उनका वायरल वीडियो, फिर आता हूं। मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था। और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और ये आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो। और दो काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है, 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्ताल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में 2 जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। सत्यपाल मलिक जिस सरकार को घमंडी बता रहे हैं, उसी सरकार ने उन्हें राज्यपाल बनाया और उनसे इस्तीफा देते नहीं बन रहा। देश में यूपीएससी का एग्जाम देकर राज्यपाल नहीं बना जाता है। राज्यपाल कैसे बनते हैं ये सबको पता है, लेकिन सत्यपाल मलिक खड़े होकर हर जगह ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो एक राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को बोलना चाहिए क्या? वो शहादत देना चाहते हैं, राजनीतिक शहादत, कि भाई मुझे हटाओ पद से, और इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं क्या? ये मन में प्रश्न थे लोगों के, इसलिए मैंने उनसे पूछा।
भाई वो सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करना, इस तरीके की धमकी वाली बातें करना, एक तरह से आंदोलनकारियों को उकसाने वाली बातें करना, इंदिरा गांधी की हत्या की याद दिलाना, आंदोलनकारियों का बदला लेने का डर दिखाना, आंदोलनकारियों की तरफदारी करके एक तरह से धमकाना, क्या ये बातें सही हैं? क्या सत्यपाल मलिक को ऐसी बातें करनी चाहिए, या अगर करनी है तो राज्यपाल का पद छोड़ दीजिए? मैंने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से इन्हीं सब बातों पर प्रश्न पूछे, बड़ी शालीनता से पूछे, विनम्रता के साथ पूछे, लेकिन उनको मेरे सवाल चुभ गए। राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने वीडियो में कह रहे थे कि आंदोलन करने वाले वो लोग हैं जो 600 साल तक कोई बात नहीं भूलते, लेकिन मैं दावे से कहता हूं राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस इंटरव्यू को नहीं भूलेंगे जो मैंने लिया है। देखिए, देश में लगातार किसान आंदोलन, कृषि कानून को वापस लेने की चर्चा है, नरेंद्र मोदी की चर्चा है और राकेश टिकैत की चर्चा है, लेकिन इस बीच एक गवर्नर ऐसे हैं जिनकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है और वो हैं सत्यपाल मलिक साहब, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सत्यपाल मलिक जी, एक आज आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ है जिसमें कि आप जो कह रहे हैं वो कई लोगों को ऐसे लगा जैसे आप या तो उकसा रहे हैं या धमका रहे हैं। उस तरीके की फीलिंग आई जब आपने ये बताया कि इंदिरा गांधी कैसे डर गई थी और उनको भी मारे बिना छोड़ा नहीं। इस तरीके की चीजें जो आपने कही वो लोगों को ठीक नहीं लगी। एक तो आप कह रहे हैं और दूसरा आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठकर कह रहे हैं, ये लोगों को रास नहीं आया। मैंने ऐसे नहीं कहा था जैसे लोग समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये लोग बहुत देर तक चीज़ों को याद रखते हैं। लेकिन जब आप ये बता रहे हैं, उसमें कोई धमकी नहीं थी और कोई दैट। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, उसमें सिर्फ एक मशवरा था कि इनके साथ कोई वायलेंस मत करिए, झगड़ा मत करिए, बातचीत करके इसको सुलझा लीजिए। पर सर, आमतौर पर जब किसी को धमकी दी जाती है तो ऐसे ही कहा जाता है कि इनके साथ ऐसा नहीं करोगे तो ये भी हुआ है, याद रखना। जैसे लोग कहते हैं हमारे यहाँ वीवीआईपी कल्चर में कहते हैं ना कि मैं किसका बेटा हूं, पता है ना। नहीं, उसी तरीके का भाव नजर आया आपको। वो बताने की जरूरत ही क्या थी सर? लोगों को ये लगा उसका भाव आया कहां से, उसकी जरूरत क्या थी? नहीं, वो बताने की जरूरत इसलिए थी जिनको नहीं पता उन्हें जानकारी होनी चाहिए। उसमें धमकी का कोई एलिमेंट नहीं था। पर लोगों को लगा सर, बहुत लोगों को लगा, सोशल मीडिया पर तो और बहुत लोगों को लगा, और लोगों को लगा आप राज्यपाल होकर ऐसी बात कह रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल नहीं कही गई। मैंने बिल्कुल प्रधानमंत्री को इंगित करके नहीं कही। मैं एक जनरल बात बताई कि ये लोग चीज़ों को बहुत दूर तक याद रखते हैं, लिहाजा इनके ऊपर कोई वायलेंस ना की जाए, इन पे बल प्रयोग न किया जाए और इनको कुछ ना कुछ खाली हाथ वापस ना किया जाए, कुछ ना कुछ दे के वापस किया जाए। पर यह बात तो, आप गवर्नर हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, आप तो खुद पीएम को फोन करके बोल सकते थे कि भाई ऐसा चीज मत कीजिएगा वरना ये दिक्कत आ सकती है। ये पब्लिक के सामने खड़े होकर ये बोलने का क्या फायदा सर? पब्लिक को सुनाकर कि ये लोग ये कर सकते हैं, जो लोग सुनेंगे वो तो और उकसावे में ही आएंगे कि नहीं सुनेंगे पीएम तो देखो हम क्या कर सकते हैं या क्या इतिहास रहा है। पीएम को फोन करते ना सर। नहीं, ये ऐसी कोई, पीएम से जब मैं मिला तो मैंने बताया था कि ये इन लोगों पे आप वो बल प्रयोग मत करिए, इनको कुछ ले दे के निपटाइए। तो जब पीएम को बता ही रखा था तो फिर पब्लिक को क्यों बता रहे थे सर? अरे भाई, पब्लिक को ना पता हो तो बताना चाहिए ना। पर आपकी और पीएम की क्या बात हुई? आप राज्यपाल हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, दोनों के पद की गरिमा है, कुछ आपकी पर्सनल बात हुई और आप बाहर बताएंगे, ये उचित है क्या? और वो भी गवर्नर के पद पर रहते हुए। नहीं बता, ओहो, पीएम ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ये मैंने बाहर नहीं बताया। मैं एक जनरल बात कह रहा था और वो आज भी कह रहा हूं मैं। कल को पीएम पे कोई हमला हो जाए, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनेगी या नहीं बनेगी? इसमें ढूंढना चाह रहे हैं वो। जी,
नहीं, मेरी कैसे बनेगी? क्यों और आप पीएम उकसा पे रहे हैं क्यों लोगों हमला को हो जाएगा? कि इस पीएम पे कौम कोई ने तो हमला नहीं इन होगा। लोगों ने तो इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, तो आप तो उनको पंप कर रहे हैं सर। ये बिल्कुल उकसाने की बात नहीं। अगर मुझे उनको उकसाना होगा तो मैं अलग से उकसाऊंगा, चुपचाप उकसाऊंगा। एक जनरल बात मैंने कही है, जो लोग नहीं समझना चाहते हैं वो ना समझें। सर आपने जब ये कहा कि इन पे बल प्रयोग मत करना, इनके साथ हिंसा मत करना, क्या बीते एक साल में कोई बल प्रयोग हुआ? क्या यहां तो लोगों को लगता है कि इन लोगों ने अराजकता की। लाल किले पे क्या हुआ वो देश ने देखा, किसी को सिंगू बॉर्डर पर मारकर टांग दिया गया, वहां रेप हुआ, आपने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जिसने कोई हिंसा नहीं की उसको आप वहां उनके बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने नसीहत दी आप हिंसा मत करना। जो हिंसा कर ही नहीं रहा उसको नसीहत दे रहे, जो कर रहा है उसको नहीं दे रहे। देखिए, आपको अगर इस तरह मेरे से बहस करनी है तो मैं आपसे बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन सही बात यह है कि इनके साथ जो हरियाणा की सरकार ने सलूक किया जब ये आ रहे थे, इसके बाद यहाँ जो सलूक किया, जिस तरह रोके गए, लाठीचार्ज हुआ, पानी फेंका गया, सब कुछ किया गया, आप कैसे मान रहे हैं इन पे बल प्रयोग नहीं हुआ? तो आप अगर हरियाणा के राज्यपाल होते या मुख्यमंत्री होते और अगर इस तरीके से बैरिकेड को तोड़ के लोग घुस रहे होते तो आप कैसे रोकते? लोकतंत्र में नेता लोग, आप भी नेता रहे हैं सर, आप प्रदर्शन करें तो क्या वाटर कैनन से ही रोका जाता है? कैसे रोका जाता है सर? नहीं, किस लिए ये बताइए। वो दिल्ली आ रहे थे, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? क्योंकि जो दिल्ली में हुआ वो तो आपने देखा ना सर, आके क्या हुआ। सड़क आपकी इसीलिए नहीं रोका है, जा रहा सड़क था। उनकी भी है। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? लाल किले पे क्या हुआ सर, आपने नहीं देखा? लाल किले पे जिन लोगों ने किया उनका इस आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं था। मुट्ठी भर लोग थे वो, जिन्होंने पुलिस वालों को पीटा सर, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। साल भर से चुप ये सब इसी दिल्ली में हुआ सर। वो दूसरे लोगों ने किया, वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं थे। आप भी राज्यपाल होते, सरकारी लोगों के स्टेट में ये साथ होता तो आप मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगते ना कि ये कैसे हो गया। भाई, रिपोर्ट मांगना एक अलग बात है। पता नहीं आप क्या, मतलब किस लिए कर रहे हैं आप ये इंटरव्यू? मेरे पे क्या चार्ज लगाना चाहते हैं कोई? नहीं, चार्ज नहीं सर, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है और मैं चाहता था कि आप आए और जवाब दें। आपको जो सोचना हो सोचें। नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है, अरे आपको पता है यूपी चुनाव तक आप पे कार्रवाई नहीं होगी, वो आपको गवर्नर के पद से नहीं हटाया जाएगा, इसलिए आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। गवर्नर का पद मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कभी भी छोड़ सकता हूं, और ये बिल्कुल गलत, लोगों का सोच बहुत छोटा है, इसमें गवर्नर का पद कहीं नहीं आता है। तो अगर सर आपको ये लगा कि हरियाणा में किसान के साथ गलत हुआ, दिल्ली में किसान के साथ गलत हुआ, तो आपने गवर्नर का पद क्यों नहीं छोड़ दिया? आप बोलते कि रखो अपना गवर्नर का पद, मैं नहीं रह सकता, नहीं सह सकता, तुमने किसानों के साथ ऐसा कर दिया। भाई, मैं बहुत गलती करी, मैं आपको इंटरव्यू ग्रांट कर दिया। मेरा ये आपको मेरे साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सर, मैं क्यों छोड़ दूं गवर्नर का पद? जिसने मुझे बनाया वो अगर कह देगा नहीं, गलत, मुझे आपकी शालीनता से कुछ लेना देना नहीं, और पब्लिक के जो मन में वो रखे, लेकिन मुझे गवर्नर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बनाया था, वो अगर इशारा भी कर देते या कर देंगे तो मैं 1 मिनट में छोड़ दूंगा सर। लेकिन मैं आप लोगों के कहने से छोड़ दूं। सर, आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इतना अनुभव रखते हैं राजनीति का, आप बताइए, आप कह रहे हैं एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, क्या एमएसपी पर कानून संभव है इस देश के अंदर? क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए क्यों नहीं है? एमएसपी के बिना किसान का गुजारा हो जाएगा? एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे नीचे दाम जब गिरेगा तो फिर सरकार मार्केट में इंटरवीन करेगी, यही तो है। ये अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो ये नहीं है कि सारा सरकार खरीदेगी, मजबूरी होगी कोई सरकार की, लेकिन इतना होगा कि सरकार डिस्ट्रेस सेल को रोक देगी किसानों की, जो हर साल अभी भी एमएसपी के रहते हुए भी हर जिन्स की डिस्ट्रेस सेल होती है। सर, जो अर्थशास्त्री हैं, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं, उन सबका ये मानना है सर
कि जैसे ही आप एमएसपी पर कानून बनाएंगे, एक तो मांग होगी कि सारे फसलों पर आप एमएसपी के अंदर लाइए, पहली चीज। दूसरा कि जो व्यापारी है वो क्यों खरीदने जाएगा। और इसका एग्जांपल देता हूं सर, महाराष्ट्र के अंदर सोयाबीन के साथ ऐसा किया गया था, व्यापारियों ने नहीं खरीदा, बहुत किसानों को दिक्कत हुई, और फिर अल्टीमेटली जब ऐसा होगा तो सरकार को खरीदना पड़ेगा, और फिर सरकार जब इतना खरीदेगी, रखने की जगह नहीं होगी, तो डिस्ट्रेस सेलिंग सरकार करेगी। पैसा किसका जाएगा? हमारा, आपका ही जाएगा सर। ना किसान का फायदा, ना देश का फायदा। सरकार पे कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। इससे सिर्फ इतना होगा कि जो लोग किसान को डिस्ट्रेस सेल में ले जाके उसकी फसल खरीदना चाहते हैं वो संभव नहीं होगा। सत्यपाल मलिक जी, क्या ये इतना सरल होता तो इस देश में इतनी सरकारें आई जिन्होंने अपने आप को कृषि समर्थक होने का जिक्र किया, किसान समर्थक होने का जिक्र किया, किसी ने क्यों नहीं बनाया? आप खुद सोचकर बताइए। दुनिया में कहीं नहीं एमएसपी पर कानून बनाने की बात दुनिया का मैं नहीं जानता, लेकिन पंडित नेहरू जब जिंदा थे, चरण सिंह जी ने कोऑपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया नागपुर सेशन में, उसमें ये एमएसपी वाला पास हुआ था। और ये हुआ था कि हम ये इससे कम पे उसकी खरीद नहीं होने देंगे। सर, आज तक तो सरकारें सारी फसलों को एमएसपी पर नहीं ला पाई। ये तो भूल ही जाइए कि कानून बनाती। नहीं, ना ला पाई वो गलती थी, और वो मतलब ना ला पाई ये अफसोस की बात है, लेकिन किसानों की डिस्ट्रेस सेल रोकी जानी चाहिए। और आपको लगता है ये एमएसपी बना देने से हो जाएगा? एमएसपी पे कानून बना देने से? बिल्कुल हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग इस पे निगाह लगाए हुए हैं किसानों की फसलों पे कि हम सस्ती खरीदेंगे, बाजार को मैनिपुलेट करेंगे, सस्ती खरीदेंगे फिर महंगी बेचेंगे, उन लोगों का इलाज होगा इसमें। सत्यपाल मलिक जी, बहुत सारे लोग मैंने पढ़ा और उनसे बातचीत भी की, हालांकि आप जो कह रहे हैं उससे बहुत सारे लोग डिफर करते हैं, वो अलग बात सोचते हैं और वो कहते हैं एमएसपी पर कानून देश के लिए ब्लंडर होगा और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसीलिए एमएसपी पर कानून की जिद पर अब किसानों को अड़ा दिया गया है ताकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दा उठाया जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये बिल्कुल गलत सोच है इन लोगों का, और मुझे ऐसे लोगों की सोच से परवाह नहीं है, और इसमें कोई चीज़ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है। आपको याद नहीं है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एमएसपी के पक्ष में लिखा था। तो आपने एक बार प्रधानमंत्री को फोन करके बोला कि बना दीजिए एमएसपी बीजेपी के फोन करके मैंने उनको क्या कहा नहीं कहा वो मैं आपसे क्यों शेयर करूं, पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करें। तो स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट तो ये कहती है कि एमएसपी का फॉर्मूला क्या तय होना चाहिए। वो भी तो नहीं किया आपने। लेकिन उसमें एमएसपी पे कानून का जिक्र तो नहीं है सर। अरे भाई नहीं होगा, अब किसानों की मांग है तो मैं तो उसके साथ हूं, आप उसका विरोध कर लें। मैं तो देश के साथ हूं सर, आप किसानों के साथ हैं। और सर, मैं उसको वाजिब मांग मानता हूं। अभी हमने कुछ दिन पहले उस पैनल के सदस्य से बात की सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कि आप देखिए देश भर के किसान क्या विरोध कर रहे हैं इन 3 कानूनों का, और उन्होंने हमारे शो पर आकर कहा कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है उसमें देश भर के किसान चाहते थे कि ये 3 कानून लागू हों, कुछ हेर फेर हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन कानून लागू होने चाहिए। तो आप उन किसानों के साथ क्यों नहीं है? मैं पूरे देश के किसानों से संपर्क में हूं और देश का किसान मेजॉरिटी में इस आंदोलन के पक्ष में है। अभी ये कानून वापस हुए, ये ठीक हुआ या गलत हुआ सर? बहुत अच्छा हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इसके लिए। जो भी कानून बने वो किसानों के साथ मशवरा करके बने और सबकी सहमति से बने। जहां तक मुझे ध्यान है सर, पहले शायद आपने कहा था कि ये कानून रहने चाहिए लेकिन एमएसपी पर भी कानून आ जाए।
मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, आप मेरे मुंह में मत डालिए और मैं आपको नमस्ते करता हूं। मुझे कहीं जाना है, मैं आपके एटीट्यूड से बहुत खुश नहीं हूं सर। मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सवाल पूछता हूं सर, और मेरे प्रश्न अगर आपको पसंद नहीं आए तो अरे मैं दिन भर पत्रकारों को ही भुगतता हूं। आपका जो एटीट्यूड है वो किसी का नहीं हुआ आज तक। तभी शायद सर आपसे, मतलब मुझे तो जो पब्लिक के मन में वो पूछना पड़ता है सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। बहुत सारे लोगों को लगा गवर्नर्स का भी इस तरीके का व्यवहार नहीं रहता जैसा आपका रहा है। ओहो, आप गवर्नरों का नहीं, यहाँ तो राष्ट्रपति भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से डिफर किया है। और ऐसे ही नहीं, ये जो मेरा जो व्यवहार है ये खतरा उठा के किया ना मैंने, मैं छोड़ने को तैयार था। आप महापंचायत में जाएंगे सर क्या? मेरा महापंचायत से कोई ताल्लुक नहीं है। एमएसपी पे कानून नहीं आया सर, तो फिर आपका रुख क्या होगा? मैं किसानों के साथ रहूंगा। तो गवर्नर हाउस से किसानों के साथ रहेंगे या गवर्नर हाउस छोड़ के किसानों के साथ रहेंगे? गवर्नर हाउस छोड़ने की क्या जरूरत है? गवर्नर हाउस तब छोड़ूंगा जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे या राष्ट्रपति जी कहेंगे। अरे पर जो सरकार किसानों के साथ नहीं है, उसका दिया हुआ पद आप जैसा स्वाभिमानी नेता कैसे रख सकता है सर? इस कोई पद सरकार का दिया हुआ नहीं माना जाता है। अभी तो आपने कहा सर मैं इस्तीफा क्यों दूं, प्रधानमंत्री ने मुझे ये पद दिया है। हाँ, जब वो कहेंगे तो छोड़ दूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तब तक आपके कहने से थोड़े छोड़ दूंगा मैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। सरकार की आलोचना नहीं है, तब तक मैं सरकार को सही राय दूंगा, सरकार को सही राय दूंगा, आलोचना नहीं करूंगा। धन्यवाद सर आपका। ले भाई, गलती होगी, आगे से इनको कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं देना, ना बुलाना। अब बताइए, इतने सरल और सिंपल और शालीनता से पूछे गए सवाल सत्यपाल मलिक को पसंद नहीं आए। जाते जाते बोलकर गए, बीच में तो बोल ही रहे थे, जाते जाते बोल के गए गलती हो गई इंटरव्यू देकर, अब इनको कभी मत बुला। सर बतौर पत्रकार मैं इधर बैज ऑफ ऑनर लेता हूं इसको। जब नेताओं को सवाल इतने चुभ जाएं कि वो हाथ जोड़ दें कि गलती हो गई, इसका मतलब पब्लिक वाले सवाल थे। खैर, सत्यपाल मलिक से मेरा बस इतना ही निवेदन था कि जिस पद पर है उसकी गरिमा समझिए। उस पद पर रहते हुए आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल इस किसान आंदोलन से जुड़ जाना है, पद छोड़ दीजिए ना, वो छूट रहा है। और इनको चाहिए कि भाई मुझे हटा दो ताकि मैं वहां जाकर बोलूं कि देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, इसलिए मुझे हटा दिया गया। सत्यपाल मलिक दरअसल बागपत के रहने वाले, पश्चिमी यूपी के पुराने नेता है। वो किसानों के सबसे बड़े नेता रहे, चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे। लेकिन वो चौधरी चरण सिंह से लेकर वीपी सिंह, मुलायम सिंह और बीजेपी कई सियासी खेमों में रह चुके हैं। वक्त वक्त पर पार्टियां बदलते रहे। जैसे मैं अगर आपको इनका थोड़ा इतिहास बताऊं, सत्यपाल मलिक साहब का इतिहास देखिए। सत्यपाल मलिक अभी गवर्नर हैं, लेकिन इसके पहले इनका करियर देखिए। 1974 चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से बागपत सीट से विधायक बने, बागपत से विधायक बने। तब ये चौधरी चरण सिंह के साथ थे। इमरजेंसी में 1977 में जेल गए, 1977 जेल भी चले गए। 1980 से 85 तक लोकदल से राज्यसभा के सांसद रहे। 1980 टू 85 लोकदल में रहे। उसके बाद 1985 से 89 तक 85 टू 89 फिर कांग्रेस में चले गए। मतलब लोकदल से छूटे तो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद बन गए। कुर्सी इनको चाहिए, पार्टी बदलते रहो, इसीलिए देखिए वो राज्यपाल वाली कुर्सी भी नहीं छूट रही। बोफर्स के मुद्दे पर वो कांग्रेस से अलग होकर वीपी सिंह के साथ चले गए। फिर 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर वीपी सिंह सरकार में मंत्री बने।
1989 में कहां चले गए? वीपी सिंह के साथ, वहां मंत्री बन गए। उसके बाद वो फिर उनको छोड़ा, इनको छोड़ा तो मुलायम सिंह के साथ चले गए। फिर 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। बाद में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। मतलब सपा से निकले, एसपी से निकले, फिर बीजेपी आ गए। 2004 में वो बीजेपी के टिकट पर बागपत से लोकसभा चुनाव लड़े और चौधरी अजीत सिंह से हार गए। 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिया। मोदी सरकार आने के बाद उन्हें 2017 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया, फिर उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया और जम्मू कश्मीर से जब हटे तो गोवा और फिर वहां से मेघालय के राज्यपाल बन गए। कुर्सी इनको लगातार मिली और कुर्सी इनसे छूटती नहीं है, छोड़ नहीं रहे हैं। और बार बार मैं इसीलिए कह रहा था इंटरव्यू में कि कुर्सी छोड़ ना दीजिए। तो पहले बोले कुर्सी जो है वो मुझे प्रधानमंत्री ने दी है, आपके बोलने पे क्यों छोड़ दूं। और फिर उन्हीं प्रधानमंत्री के लिए कह रहे थे कि इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ था। और बाद में फिर क्या बोले कि प्रधानमंत्री ने मुझे कुर्सी थोड़ी ही दी है, जब मैं चाहूंगा मैं छोड़ दूंगा। तो अपने ही बातों में फंसते चले गए। लेकिन ये सत्यपाल मलिक अगर वाकई किसानों के साथ होते तो कुर्सी के मोह में नहीं फंसे होते। अगर वाकई किसानों के साथ होते तो उनको समझाते कि इन तीनों कानूनों में कैसे उनका जो पिछला दर्द था वो मिट सकता था। अगर वाकई किसानों के साथ होते तो इस देश में एमएसपी का कानून लाना कितना मुश्किल, क्या नामुमकिन है, वो समझाते। अगर वाकई किसानों के साथ होते तो उनको बताते कि इसी देश में किसानों के लिए क्या क्या हो रहा है जो बीते कई सालों में नहीं हुआ। लेकिन वो ये बताने लगे कि कैसे इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा था इन लोगों ने, कैसे मेरे सवाल उनको चुभने लग गए और बड़े बेसिक से सवाल थे। खैर, सत्यपाल मलिक जैसे नेता जब इस तरह के आंदोलन की वकालत करते हैं तो आंदोलनकारियों के हौसले बढ़ते हैं। किसान आंदोलन से अब तक यह बात साफ है कि यह आंदोलन कृषि कानून वापस लेने तक नहीं था और इनका एजेंडा अब एमएसपी पर फोकस हो गया है। किसान संगठन 6 मांग के साथ आंदोलन को जारी रखने की बात करने लगे। आज लखनऊ में किसानों ने महापंचायत की। यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, राकेश टिकैत को आप देख रहे हैं, तलवार उनको भेंट की गई। किसान के हाथ में अब तलवार भी। मंच से राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने की शर्तें भी बता दी। क्या क्या शर्तें हैं भाई? एमएसपी पर कानूनी गारंटी दीजिए, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट वापस ले लीजिए, पराली जलाने के नियमों में किसानों को सजा देने के प्रावधान को हटा लीजिए, आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों पर हुए मुकदमे वापस ले लीजिए, लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग की और 700 किसानों की मौत पर उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और सिंघू बॉर्डर पर शहीद स्मारक के लिए जमीन दे दी जाए। मतलब इतनी लंबी लिस्ट उन्होंने दे दी कि अब ये करो तब आगे देखेंगे। सुनिए एक बार उनको। टिकैत साहब, अब तो प्रधानमंत्री ने आश्वासन भी दे दिया, सदन का सत्र भी आने वाले, अब तो किसान लौट जाएंगे। एमएसपी पे भी बात करेंगे हम। तरीके से बात, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और गारंटी कार्ड मिले एमएसपी का। क्यों ना? कानून बनने का क्या मतलब है? नया बिल लाया जाए, नया प्रोसेस शुरू हो, कंसल्टेशन शुरू हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसमें तो कमेटी बनी हुई है और ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट दे दी थी जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसको लागू कर दो। आज लागू कैसे कर दे कि आने वाले सत्र में सरकार इसको लेके बिल लेके आए? उसकी जरूरत ही नहीं है। ये हाउस में जाने की जरूरत ही नहीं है इसको। ये प्रशासनिक ही उसमें आएगा ये। नहीं, लेकिन मांग की भी एक सीमा है ना। मतलब जो मोटी मांग थे 3 वाले, वो तो वापस हो गए। कम से कम प्रधानमंत्री खुल के देश के आगे कह रहे हैं, इतना विश्वास तो आप करोगे। आप कितनी बार आप बोल चुके हैं। एमएसपी कौन करेगा? जिन किसानों की फसलें इनकी आधे रेट में बिक रही है, इसे कौन देगा पैसे? इसके रोज चोरी हो रही फसलों की, उसको कौन देगा? नहीं, लेकिन कैसे मिलेगा फिर? एमएसपी में गारंटी कानून बना दो। सरकार को जिस रेट में खरीदना, जितना खरीदना हो खरीद ले। मार्केट उसके नीचे पे बोली ना लगावे। मैं कह रहा हूँ वो लड़ाई लड़ते रहिए, लड़ाई का तरीका धरने प्रदर्शन करते रहिए, लेकिन वो बॉर्डर जाम वाला, कम से कम जो गाजीपुर रहते हैं, पूरा आते हैं दिल्ली के 2 बॉर्डर, पंजाब वाले, सिंधु बॉर्डर वाले, उनका भी तो कुछ भला हो।
ये लड़ाई अभी तो कानून की लड़ाई तो उन्हीं की तो थी भाई। ये लड़ाई तो जनता की लड़ाई थी जो आज तक लड़ी। कानून तो जनता के लिए थे, किसान की तो एमएसपी है। वो वैसे ही कह रहे हैं कि अब तो जानबूझ के पॉलिटिकल वजह से लोग धरने पे बैठे हैं। वो तो उनका चाचा है भाई, उनकी बात कहेगा ही, चाचा जान है बीजेपी का। लेकिन कल उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद अब लड़ाई सीए एनआरसी की है, वरना शाहीन बाग बना दे। उसे आंदोलन करने की कहाँ जरूरत है? उनका बीजेपी का चाचा जान है, जो कह देगा बीजेपी उसकी तो मान ही लेगी। ये तो चाचा भतीजा है सारा। शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, वो है शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि उनका चाचा है वो बीजेपी वालों का। चलिए ठीक, तो आगे क्या करेंगे? मतलब इसी तरह हमारा आंदोलन चल रहा, आंदोलन चलता रहेगा। ये थे राकेश टिकैत, जिनका बहुत साफ कहना था कि अब जो अगली लड़ाई है वो एमएसपी की है और आंदोलन कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा, राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है। अब ये 5-6 कह दिया, उसको पूरा कर दीजिएगा तो फिर 6 और जोड़ देंगे, उसको पूरा कीजिएगा फिर और जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। तो आप सोचिए कि क्या हालत हो। ये वो गाड़ी बन चुकी है जिसमें इन्होंने ब्रेक लगाया ही नहीं। अब चलाते रहो, जब तक जो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है वो पूरा ना हो जाए तब तक चलाते रहो। अब चलाइए जब तक चलता है। देखिए, देश भी देख ही रहा है और देश भी अपने हिसाब से सोच ही रहा है। खैर, अगली क्लास में आपको लिए चलता हूं। कृषि कानूनों की वापसी के साइड इफेक्ट समझिए। कई लोगों के पुराने अरमान फूट फूट कर बाहर निकल रहे हैं। यह भारत में ईश निंदा कानून लागू करवाना चाहते हैं। ईश निंदा कानून मतलब अगर मेरे पूजनीय के बारे में कुछ बोला, मेरे धर्म के बारे में कुछ बोला तो सजा होनी चाहिए। वो ईश निंदा कानून जो कट्टर इस्लामिक देशों में चलता है, भारत में नहीं चलता। ये वही लोग हैं जिन्हें समान नागरिक संहिता नहीं चाहिए। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग यही बातें कर रहे हैं। इनका कानपुर में 2 दिन का अधिवेशन हुआ था। देश भर से 140 इस्लामिक प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए थे। ये 140 लोग मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन गए और कहा कि किसी भी हाल में समान नागरिक संहिता आनी नहीं चाहिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पूर्ण रूप से या आंशिक तौर पर किसी भी तरह से कॉमन सिविल कोड मंजूर नहीं है। लेकिन ईश निंदा पर कानून जरूर आए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में लगातार गुस्ताखी हो रही और सरकार ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं ले रही। इसलिए ईश निंदा के खिलाफ अलग से कानून बनाया जाए। यानी ऐसे लोगों के लिए, अगर आप देखने जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इनको मान्य नहीं है ना। ये नहीं चाहिए मुझे, तुम रख लो अपने पास। लेकिन ईश निंदा कानून जो है, मतलब मेरे धर्म के बारे में कुछ मत बोल देना, वो ईश निंदा कानून इनको चाहिए। और ये इस देश में तब हो रहा है जब हर दूसरे दिन अगर आप देखिएगा तो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के एक्ट में जो है वो हिंदू धर्म का अपमान होता है। ये इस देश में तब हो रहा है जब इसी देश में एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के नग्न तस्वीरें बनाई और उनको फिर भी लोगों ने डिफेंड किया कि ये तो कलात्मकता है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। ये उसी देश में हो रहा है जहां पर भगवान श्री राम जो है वो काल्पनिक है, ये तक कह दिया गया। लेकिन किसी ने ईश निंदा कानून की मांग नहीं की। अब इस देश में ईश निंदा कानून आना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लग रहा है। और इस बैठक में और क्या क्या मुद्दे थे, एक बार आपको वो भी बताता हूं कि इसमें क्या क्या इन्होंने बातें कही। ईश निंदा के खिलाफ कानून बनाया जाए, ये तो इन्होंने कह ही दिया कि भैया इसको लेकर आइए, क्योंकि पैगंबर की शान में गुस्ताखी हमको मंजूर नहीं है। फिर कहा समान नागरिक संहिता किसी हाल में नहीं आनी चाहिए, ये देश के लिए सही नहीं है, ये इन्होंने तय कर दिया। ये संविधान के खिलाफ है, ये इन्होंने तय कर दिया। फिर कहा कि किसी कृषि कानूनों की तरह नागरिकता संशोधन कानून सीए भी वापस ले लेना चाहिए। तो मैंने कहा ना, एक बार नरेंद्र मोदी सरकार ने वापस लिया तो अब सबके अरमान जाग गए। सरकार, अदालतें धर्म ग्रंथ की व्याख्या न करें, यह भी इन्होंने कह दिया। ऐसी व्याख्या धार्मिक विद्वान ही करे। सरकार और अदालतें की तरफ से वक्फ की संपत्तियों को बेचने की अनुमति देना सही नहीं है। इस्लाम को लेकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। मथुरा और काशी में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए हिंदू महासभा पर एक्शन होना चाहिए। धर्मांतरण के नाम पर मुस्लिमों की गिरफ्तारी गलत है। मुसलमानों पर झूठे मुकदमे वापस होने चाहिए। मतलब अब आप धर्मांतरण पर कोई कार्रवाई मत कीजिए।
जबरन धर्मांतरण की इस्लाम में इजाजत नहीं है, लेकिन धर्म के प्रचार का संवैधानिक अधिकार है। मॉब लिंचिंग को सरकार रोके, कठोर कार्रवाई करे, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को रोका जाए। ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो इन्होंने अपने हिसाब से तय कर ली, एक तरफा, कि अब ये देश में हो जाना चाहिए, ये चाहिए ओके, ये नहीं चाहिए ओके, हटाओ इसको, ये सब इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय कर लिया अपने आप में बैठ के। सुन लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हमारे देश में बदकिस्मती से इस्लाम के जो पैगंबर है, जो आखिरी पैगंबर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। बहुत ही अशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं, अपशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ब्लास्फेमी से मुताल्लिक कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ईश निंदा कानून लाने की मांग करने का मतलब क्या है? ये लोग क्या भारत को पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब बनाना चाहते हैं? क्योंकि वहां ईश निंदा कानून का मतलब क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके उदाहरण बताता हूं। पहला उदाहरण पाकिस्तान का है। वहां लाहौर की एक कोर्ट ने सितंबर में एक स्कूल प्रिंसिपल को ईश निंदा कानून के तहत मौत की सजा सुना दी और उससे मरने के पहले 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया कि ये भी देते जाओ ऊपर जा रहे हो तो। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी थी कि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत बातें कही थी। मौत की सजा। दूसरा उदाहरण भी पाकिस्तान का। वहां पंजाब के रहीमियार खान जिले में 8 साल के हिंदू बच्चे को ईश निंदा के आरोप में जेल में डाल दिया गया। 8 साल के बच्चे को। बच्चे पर आरोप क्या था कि उसने मदरसे की लाइब्रेरी में पेशाब कर दिया था। इसे लेकर मुस्लिम संगठनों ने वहां के हिंदू मंदिर पर हमले भी किए थे। तीसरा उदाहरण सऊदी अरब का। वहां साल 2016 में फिलिस्तीनी कवि अशरफ फैयाद को ईश निंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। अशरफ पर इस्लाम को न मानने और अपनी कविता के जरिए नास्तिकता का प्रचार करने और ईश निंदा को बढ़ावा देने का आरोप लगा। बाद में अशरफ की फांसी की सजा घटाकर 8 साल की कैद और 800 कोड़े कर दी गई थी। 800 कोड़े। तो भाई जिंदा भी रहा होगा तो किस तरीके की हालत में रहा होगा आप सोचिए। चौथा उदाहरण ईरान का देता हूं। वहां साल 2013 में फोटो जर्नलिस्ट सोहेल अरबी को ईश निंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। सोहेल पर फेसबुक पोस्ट में पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का आरोप लगा। बाद में सोहेल की फांसी की सजा को 8 साल की कैद में बदला गया और 2021 में उनकी रिहाई हुई। क्या आप चाहते हैं भारत में भी ऐसा हो? किसी के धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का नहीं। यह कह रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी कोई धर्म हो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कानून लाकर ऐसी ऐसी सजा देंगे क्या? दुनिया में ईश निंदा कानून कहां कहां है आपको यह जानना चाहिए। जिस ईश निंदा कानून की बात कर रहे हैं, ईश निंदा कानून, वो दुनिया में कहां कहां है? 77 देशों में, 77 देशों में ऐसा कानून है, ये मौजूद है। और 13 देश ऐसे हैं जहां 13 देश जहां मौत की सजा का प्रावधान है, मौत की सजा। और ये इनमें से 13 में से ज्यादातर जो हैं वो इस्लामिक देश हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 26% देशों में यह कानून है, 26% देशों में। और इनमें 70% देश मुस्लिम बहुल हैं। इनमें 70% जो हैं वो मुस्लिम बहुल देश हैं जहां पर यह ईश निंदा का कानून मौजूद है। इन देशों में सजाए मौत का प्रावधान है 13 देशों में। और जिन देशों में है उनके बारे में आपको बता दूं, उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है, जूम करके दिखाइए। पाकिस्तान का नाम शामिल है, ईरान शामिल है, सऊदी अरब इसमें शामिल है, अफगानिस्तान है जिसमें ईश निंदा करने पर मौत की सजा मिल जाती है, यूएई है, यमन है, मॉरिटानिया है, नाइजीरिया है, सूडान है, सोमालिया है, कतर है, मालदीव है, मलेशिया है। इन सारे देशों में अगर आपने धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मौत की सजा भी हो सकती है। धर्म का अपमान करना
धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इसके लिए हमारे यहां आईपीसी की धारा 295A मौजूद है। ईश निंदा का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां नहीं है। ईश निंदा का कॉन्सेप्ट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का है। आधुनिक पश्चिमी देशों में भी ईश निंदा का कानून है, लेकिन उसको लेकर बहुत सख्ती नहीं होती। लेकिन इस्लामिक देशों में हाल के कुछ दशकों में कट्टरपंथियों ने ईश निंदा सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया, और इसके तहत क्या क्या गुनाह माना जाता है यह भी आप सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा। जैसे इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, कुरान को अपवित्र करना, धार्मिक जगह को नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ये वगैरह वगैरह। इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें जो हैं, कब्रिस्तान में जैसे घुसपैठ करना, ये भी ईश निंदा में आ जाएगा। उन प्रतीकों का इस्तेमाल करना जिसकी धर्म में मनाही है, ये भी ईश निंदा आ जाएगा। तो जब पड़ोसी देश में ही दिख रहा है कि इसका कैसे गलत इस्तेमाल होता है, और आप भारत जैसे देश में, भाई मैं बार बार कह रहा हूं किसी के धर्म का अपमान मत कीजिए, लेकिन ये कानून लाकर और जो मौजूदा कानून है उसको हटाकर ईश निंदा का कानून ले आई और कहिए कि भाई मौत की सजा दे दो और फलाना से सजा दे दो और कोड़े मरवा दो, ये थोड़ी चलेगा। पाकिस्तान थोड़ी बनाना है हिंदुस्तान। ईश निंदा के तहत सबसे ज्यादा केस पाकिस्तान में ही होते हैं। पाकिस्तान की अदालत भी आरोपी को बरी करने से डरती है। आरोपी को रिहा करने का मतलब है कि कट्टरपंथियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। साल 2011 में ईश निंदा कानून में बड़े बदलाव की मांग करने पर पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या कर दी गई। वहां पर उन्हीं के बॉडीगार्ड मुमताज कादरी ने उन्हें 27 गोलियां मार दी। गवर्नर के हत्यारे मुमताज को कट्टरपंथियों ने हीरो बताया। साल 2011 में गवर्नर सलमान तासीर की हत्या के 1 महीने बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहबाज भट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहबाज ने ईश निंदा कानून के खिलाफ आवाज उठाई। साल 2017 में पाकिस्तान के मर्दान में मास कम्युनिकेशन के छात्र मशाल खान की पीट कर हत्या कर दी गई। उसने सोशल मीडिया पर ईश निंदा की से जुड़ी हुई सामग्री जो है वो पोस्ट करने का आरोप था कि उसकी निंदा की। जांच में पता चला कि उसने ऐसे कोई पोस्ट किया ही नहीं था, उसे साजिशन फंसाया गया था। हॉस्टल से निकालकर उसे 3 गोलियां मारी गई, फिर लाठी डंडे से मारा गया। ईश निंदा के नाम पर पाकिस्तान में अत्याचार 30 सालों से चल रहा है। 1865 पाकिस्तानियों पर केस हुए हैं और 128 लोगों की लिंचिंग हुई है। साल 2020 में ईश निंदा के 200 केस रजिस्टर हुए। संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा किस पे? ईश निंदा पे कानून पे। और अब शूरवीरों को सलाम करने वाली राष्ट्रवाद की क्लास। वीरता और बलिदान भारत की पहचान है, भारत के सैनिकों की पहचान है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के उन नायकों को सम्मानित किया जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। हम और आप अपने अपने घरों में सुरक्षित है उनकी वजह से। देश के जिन नायकों को आज सम्मानित किया गया उनमें सबसे पहला नाम ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान का है, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने पाकिस्तान की एयरफोर्स के छक्के छुड़ा दिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब में भारत में घुसने की कोशिश की। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी जेट्स को खदेड़ दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन उस दौरान MiG-21 उड़ा रहे थे। अभिनंदन ने पाकिस्तान के आधुनिक F-16 को मार गिराया। MiG-21 बास्टियन से F-16 को मार गिराना बहुत बड़ी बात है। इसी लड़ाई में अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश होता हुआ विमान पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर गिरा। पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान ने उनका वीडियो जारी किया। अभिनंदन वर्धमान की गिरफ्तारी से देश में गुस्सा बढ़ने लगा, तो भारत के दबाव के कारण पाकिस्तान 60 घंटे में घुटने पर आ गया और 60 घंटे के अंदर अभिनंदन को छोड़कर अटारी बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन वर्धमान वापस देश लौटे। इसी बहादुरी के कारण विंग कमांडर अभिनंदन को प्रमोट किया गया और फिलहाल अभिनंदन वर्धमान एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन। 15 अगस्त 2019 को अभिनंदन को वीर चक्र देने का ऐलान हुआ था। अब आपको बताते हैं मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के बारे में, जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स 55 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। 18 फरवरी 2019 को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नेतृत्व मेजर विभूति ढोंडियाल ने किया। आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंचते ही फायरिंग शुरू हुई। आतंकियों ने मेजर ढोंडियाल की टुकड़ी पर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल घायल हो गए। इसके बाद भी वो रेंग कर आतंकियों के पास पहुंचे
मेजर ढौंडियाल ने जैश के एक खतरनाक आतंकी को मार गिराया और घायल होने के बाद भी मेजर ढौंडियाल लगातार मुकाबला करते रहे। आतंकियों से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 15 अगस्त 2019 को मेजर ढौंडियाल को शौर्य चक्र देने का ऐलान हुआ था। मेजर ढौंडियाल की पत्नी भी उनकी ही राह पर चल रही हैं। पति की शहादत के बाद नितिका कौल ने आर्मी ज्वाइन की। आज मेजर ढौंडियाल की पत्नी नितिका सेना में लेफ्टिनेंट है। पाठशाला में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिखाने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, लेकिन देश को ऐसे वीर जवानों से भी सीखने की बहुत जरूरत है।